राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। अभी तक बिल्कुल भी तय नहीं है कि हवा किस तरफ बह रही है। हवा इस तरफ भी बह सकती है, उस तरफ भी बह सकती है। और कांग्रेस की नज़र से और बीजेपी की नज़र से क्या हो सकता है, इसकी आज हम विवेचना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में हम पूरा राजस्थान का चुनाव आज नए एंगल से, एक चौंकाने वाले एंगल से, जिस पर आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, उस हिसाब से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि राजस्थान में हवा किसी भी तरफ बह सकती है? इसके दो बड़ी वजह हैं। एक, राजस्थान का वोटर कुछ अन्य राज्यों की वोटरों की तरह अब 6 महीने पहले तय नहीं करता, 2 महीने पहले भी तय नहीं करता, आखिरी दिनों में तय करता है कि वोट किसको देना है। यानी जब चुनाव प्रचार में 7 दिन बाकी होंगे तब वोटर तय करता है। बड़ी संख्या में ये स्विंग किस्म का वोटर है। और बहुत सा वोटर तो जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है उसके अगले दिन तय करता है कि अब निर्णय की घड़ी आ गई, तो अब फैसला क्या लेना है। तो ऐसे में जब बड़ी संख्या में वोटरों ने अभी डिसाइड ही नहीं किया है, जिनकी संख्या 30% से 35% तक हो सकती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। दूसरा, राजस्थान में खास बात देखी गई है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 80% वोट बट जाता है और करीब करीब 180 सीटें बट जाती हैं। बाकी 20% वोट और 20 सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ दी जाती हैं। अन्य दलों यानी बागी जीतते हैं, निर्दलीय जीतते हैं। ये ट्रेंड देखने में आया है। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक वजह यह है कि राजस्थान में जनता यानी वोटर उम्मीदवार को देखकर, कैंडिडेट को देखकर भी वोट देता है। इनकी तादाद 33% से लेकर 50% के बीच में बताई जाती है। देखिए, वोटर 3 तरीके से वोट देता है। या तो वो पार्टी का चिन्ह देखकर वोट देता है, या वो मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट देता है, दूसरा और तीसरा वो कैंडिडेट को देखकर वोट देता है। तो अब जब कैंडिडेट ही पूरे डिक्लेयर नहीं है, तो ऐसे में कैसे तय हो सकता है कि हवा इस तरफ है या उस तरफ है। और हमने जो 20% की बात मानी, तो उसके अंदर एक दिलचस्प कहानी ये है। ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक लेख छपा है, बड़ा खूबसूरत लेख है। जयपुर की हवा किस तरफ बह रही है, हवा महल देखिए बनाया गया है। इसके आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा चुनाव कांग्रेस की नज़र से देखा जाए तो अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी हो गया है। ये स्विंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने की दोनों पार्टियों की स्ट्रेटजी है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जानते हैं कि उनके हिस्से का वोट तो उनको मिलेगा ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और ये हिस्से का वोट भी मोटे तौर पर दोनों का 36 से लेकर 38% है। तो बाद में जो स्विंग वोटर है, उसमें से कितना स्विंग वोट जिसके हाथ में आएगा, और बीएसपी और आरएलपी किसका खेल बिगाड़ेगी, इसकी बात आगे करने की कोशिश करते हैं। अशोक गहलोत का कद बड़ा है। अशोक गहलोत ने एक एंटी इनकम्बेंसी है, अशोक गहलोत जानते हैं, फिर भी उन्होंने अपने जो लॉयल लोग हैं उनका टिकट नहीं कटने दिया। सचिन पायलट के लोगों का भी टिकट नहीं कटा। हालांकि सचिन पायलट के लोगों का टिकट तो नहीं कटा, लेकिन सचिन पायलट का जो एंटी करप्शन वाला थीम थी वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई है, ये लेखक कह रहे हैं, आसिम अली। और दूसरा ये है कि अशोक गहलोत ने गरीब लोगों को और स्विंग वोटर्स को अपनी तरफ से आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की हैं और तमाम तरह की गारंटी वारंटी अभी भी दी जा रही है। कल भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 500 रुपये में सिलेंडर और 10,000 रुपये महिला मुखिया को, परिवार की महिला मुखिया को देने की बात की गई है। अब इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये है कि बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने सांसदों को उतारा है। तो ये मोदी जी सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को ले रहे हैं और इसको एक पर्सनल मैंडेट, यानी उनके पक्ष में खुद व्यक्तिगत मैंडेट हो। कमल का फूल की बात कर रहे हैं वो, लेकिन अपने लिए वोट मांग रहे हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि ये भी बीजेपी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आप देखिए राजस्थान में क्या होता है।
राजपूत और बनिए यानी वैश्य समाज के लोग बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। अब स्विंग वोटर कौन है, जो बदल जाता है थोड़ा बहुत, और जब 0.54% से कांग्रेस ने चुनाव जीता हो, तो ऐसे में स्विंग वोटर की भूमिका आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजपूत और वैश्य बीजेपी के खाते में, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के खाते में, ब्राह्मण, जाट, ओबीसी और आदिवासी ये शिफ्ट होते रहते हैं। कहीं बड़ी संख्या में शिफ्ट हुए, कहीं कम संख्या में शिफ्ट हुए, इसके तमाम आंकड़े हैं। तो इसलिए यह चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। फिर 40 सीटें पिछले चुनाव में 3 परसेंटेज पॉइंट से जीती हारी गई थी। यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आरएलपी जाट बहुल इलाकों में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, बीएसपी दलित बहुल इलाकों में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, और दोनों करीब करीब 3% वोट पाते रहे हैं। तो कुल मिलाकर 40 सीटें 3% के वोट्स के अंतर से हारी जीती गई थी। इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, आपको सुनने में मजा आएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे कितने, 38%, 39% के आसपास वोट, और 2019 में 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो मिल गए 59, यानी 20% वोट एक्स्ट्रा मिल गया। आप कहेंगे इसमें पुलवामा का वोट था, इस बार पुलवामा का वोट नहीं होगा। आप कहेंगे कि पिछली बार मोदी की सिर्फ 5 साल पुरानी सरकार थी तो ज़्यादा जांच परख नहीं हुई थी, टीना फैक्टर नहीं था, इंडिया ब्लॉक नहीं था, कांग्रेस मजबूत नहीं हुई थी, राहुल गांधी का कद इस रूप में नहीं बढ़ा था, इसकी वजह से बीजेपी के खाते में, ये प्रधानमंत्री के खाते में 20% एक्स्ट्रा वोट चला गया था। तो इस बार नहीं जाएगा, हो सकता है नहीं जाए, हो सकता चला जाए। तो इस लिहाज से भी चुनाव चौंकाने वाला होगा, नतीजा आपने खुद बता दिया। अब इस पे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्राह्मण 45% बीजेपी के साथ गए 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ तो 82% चले गए। जाट 26% गए बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में 85% चले गए। ओबीसी 46% विधानसभा में और 76% लोकसभा में। और यहां तक कि जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी, वो 40% बीजेपी के साथ गए थे 2018 के विधानसभा चुनाव में और 55% हो गए लोकसभा चुनाव में। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि मोदी का करिश्मा काम करेगा और इसमें से 20% में से भी जितना रिटेन कर सकें, बीजेपी को 10% खोने का डर हो सकता है 15% खो ले, फिर भी अगर 5% भी वो अचीव करते हैं तो वो 38-39 से बढ़कर 43-44% पर पहुंचते हैं। और ऐसे में कांग्रेस 38-39% कुछ है, और कांग्रेस जैसे दलितों में, गरीब लोगों में और महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो हो सकता है कांग्रेस को उम्मीद हो कि शायद 3% ऊपर हो जाए उनका वोट, थोड़ा सा स्विंग, तो वो 42%। इस हिसाब से बीजेपी 2% आगे होती है। लेकिन अगर कांग्रेस के पक्ष में 5% का स्विंग चला गया तो मामला बराबरी पर आ जाएगा, बिल्कुल मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है। तो अब कहानी कहाँ निकलती है, दो चीज़ों पर पूरा चुनाव आकर टिक गया है, एक बीएसपी एंगल और एक आरएलपी एंगल। आरएलपी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, तभी वो ज्योति मिर्धा को नागौर से लेकर आए और चुनाव में भी उतार दिया, और बीएसपी मायावती की पार्टी, वो अशोक गहलोत का खेल, कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। दूसरा है कास्ट सेंसस वाला एजेंडा। यहां बड़ी चतुराई से 2 पत्ते खेले, जो सियासी पत्ते अशोक गहलोत ने खेले। पहले कहा कि ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27%, 6% बढ़ा देंगे, 27% कर देंगे। दूसरा कहा कि सत्ता में आए तो कास्ट सर्वे कराएंगे। कास्ट सर्वे यानी ओबीसी की जनगणना, यानी कितने वास्तव में ओबीसी हैं, उसके हिसाब से वो आरक्षण और तमाम चीजें मांगे। अब इसके 3 नतीजे हो सकते हैं और ये डिपेंड करेगा कि चुनाव किस तरफ जाता है। पहला, जनता नकार दे, ओबीसी भी नकार दे कि जब आएगी, जब नौमन का तेल होगा तब राधा नाचेगी। नहीं तो अभी क्या है, ओबीसी कास्ट सेंसस होगा, नहीं होगा, क्या पता कांग्रेस सत्ता में आएगी, नहीं आएगी, हो सकता है नकार दे। दूसरा, जो ओबीसी में जो रसूखदार जातियां हैं जैसे जाट हैं, वो बीजेपी की तरफ चले जाएं और कांग्रेस से नाराज हो जाएं कि भाई कांग्रेस आ गई तो कास्ट सर्वे कराएगी
और उसके अंदर फिर वर्गीकरण करा देगी, फिर हमारा हिस्सा कम हो जाएगा, जो हम ओबीसी की पूरी मलाई ज़्यादातर खाते रहे हैं नहीं खा पाएंगे। हो सकता है दूसरा कारण ये, इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उल्टा क्या होगा कि जो दलित कहेंगे, जो आदिवासी कहेंगे कि साहब ये कास्ट सर्वे करा रही है गहलोत सरकार, अच्छी बात है, इससे हमें भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि नए सिरे से गणना होगी तो हमारे हिस्से में हमारी आबादी बढ़ गई तो हमें फायदा हो जाएगा। प्लस जो ओबीसी में गैर रसूखदार जातियां हैं, जिसमें बड़ी संख्या में गुर्जर भी आते हैं, वो भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं कास्ट सर्वे के नाम पर। तो इस कास्ट सर्वे वाला जो दांव खेला है गहलोत ने, दुधारी तलवार तो है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को हुआ तो कांग्रेस चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है। इसका फायदा बीजेपी को मिला तो बीजेपी चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है जाट वोटों के आधार पर, या हो सकता है ये इसका कोई असर पड़े ही नहीं। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प हो गया है राजस्थान का चुनाव। इस मद्देनजर शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। थोड़ी बहुत वित्तीय मदद जो भी आपकी श्रद्धा हो आप मुझे कर सकते हैं, मेरे हाथों को मजबूत बना सकते हैं। और मैं कोई विज्ञापन नहीं लेता, सरकारी विज्ञापन कतई नहीं लेता, ना चुनाव का कोई विज्ञापन मैंने लिया है। हालांकि ऑफर हुआ है कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से, लेकिन नहीं लिया है। विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर हूं मैं, विद्रोही 7 के नाम से मैं ट्विटर यानी एक्स पर हूं, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज पर आइएगा, पेज पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।